हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग सतीश चंद्रा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बात कर रहा है एक ऐसे पीरियड की जिसके बारे में हमने काफी डिस्कशन कर लिया है। पीरियड है 800 एडी से लेकर 1200 एडी तक। देखो हमारा डिस्कशन जो अभी तक हुआ है, आपने गौर किया होगा कि लगभग 985 एडी तक 1000 एडी तक हम लोग पहुंच रहे हैं डिस्कशन करते करते अपना। हालांकि हमने 1000 एडी से लेकर 1200 एडी तक की कहानी को अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आज सतीश चंद्रा की किताब में यह मौका लिया गया है और राइटर ये लिख भी रहे हैं उसमें कि ऑल्दो हमने अभी तक 1000 एडी से लेकर 1200 एडी तक की कहानी नहीं पढ़ी है, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में 800 एडी से लेकर 1200 एडी तक की इकोनॉमी, सोसाइटी, एजुकेशन, रिलीजन और इसके अलावा आप देखोगे तो साइंस, इन 5 पीरियड के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो मैं आपको यहां पर पहले तो मोटे मोटे तौर से बता देता हूं। अच्छा, एक बात, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझसे वहां पर आके पूछ सकते हैं। ऑल राइट, चलिए देखिए, सबसे पहली बात यहां पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियड, वो पढ़ने जा रहे हैं 800 एडी से लेकर 1200 एडी का। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि हम लोग इस चैप्टर को ब्रेक करके पढ़ रहे हैं। कारण यह है कि चैप्टर बहुत बड़ा हो गया था, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, बल्कि नोट्स बन रहे हैं, तो हमने इसको 2 पार्ट में किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग मेनली इस वक्त का इकोनॉमी और इस वक्त की सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाला जो वीडियो मैं आपको दूंगा उसमें मैं आपके साथ एजुकेशन, साइंस और रिलीजन को डिस्कस करूंगा। क्लियर है यहां तक बात? अब हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं वो इस पीरियड की कर रहे हैं 800 एडी से लेकर 1200 एडी। ठीक है। और सतीश चंद्रा में लाइन भी आती है कि वैसे तो अभी तक हमने 1000 एडी से लेकर 1200 एडी तक की चीजों को नहीं पढ़ा है, फिर भी हम लोग इस पीरियड के, चूंकि 800 से 1000 तो पढ़ ही चुके हैं लगभग, तो हम इस पीरियड के इकोनॉमी, हम लोग इस पीरियड की सोसाइटी, एजुकेशन, साइंस और रिलीजन को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले एक आउटलाइन क्रिएट कर लीजिए कि हम लोग इस चैप्टर में या आज के लेक्चर में क्या यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी, प्लीज नोट करिएगा, वो होगी इकोनॉमी। सो इन द इकोनॉमी आई विल डिस्कस द ट्रेड एंड कॉमर्स। मैं आपके साथ इन 2 पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा। क्लियर? उसके बाद जो हम लोग डिस्कशन करेंगे आफ्टर इकोनॉमी वो होगा यहां पर सोसाइटी में यहां क्या चल रहा था, यानी कि किस प्रकार की सोशल लाइफ थी। और जब मैं सोसाइटी की बात करूंगा तो यहां पर मेरा डिस्कशन कई सारे एस्पेक्ट्स पे रहने वाला है आज की ही क्लास में। और वो क्या क्या? सबसे पहली चीज तो ये कि लोगों की कंडीशन कैसी थी। प्लीज नोट, फर्स्ट पॉइंट, कंडीशन ऑफ पीपल, लोगों की कंडीशन कैसी थी इस पर्टिकुलर पीरियड में। फिर हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ सोसाइटी का नेचर क्या था, नेचर ऑफ सोसाइटी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन आई विल डिस्कस कास्ट सिस्टम। मैं फिर यहां पर आपको कास्ट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम लोग 2 एस्पेक्ट से बात करेंगे कास्ट सिस्टम में, कैसे ब्राह्मण और राजपूत की अलायंस ये कैसे आगे बढ़ रही थी और क्या क्या पेक्यूलर फीचर्स अराइज हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस अलायंस। और दूसरा हम लोग फिर उसके बाद आप देखोगे तो हम लोग शूद्रास, हम लोग दलित्स और हम लोग स्लेव्स के बारे में यहां डिस्कस करेंगे। तो जो कास्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे इसमें बेसिकली 2 पार्ट्स होंगे। एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे ब्राह्मण्स और राजपूत अलायंस, ये जो अलायंस फॉर्म हो रहा था उसकी वजह से क्या चेंजेस आए सोसाइटी के अंदर। और एक तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे दी शूद्रास, फिर हम डिस्कस करेंगे यहां पर दलित्स और हम डिस्कस करेंगे यहां पर स्लेव्स। ये टॉपिक यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा होगा वो होगा कंडीशन ऑफ वुमेन के ऊपर। वुमेन की क्या कंडीशन थी, कंडीशन ऑफ वुमेन। क्लियर है? कंडीशन ऑफ वुमेन। एंड देन लास्टली इसी सोसाइटी के अंदर हमें डिस्कस करना है ये लोग क्या खाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ड्रेस, एंड देन इनके क्या क्या मस्ती करने के क्या क्या तरीके थे, इनके अम्यूजमेंट्स के तरीके क्या क्या थे, ये हम लोग यहां पर सोसाइटी में पढ़ेंगे। इकोनॉमी, सोसाइटी, देन उसके बाद हमारा डिस्कशन जो
आज की क्लास में ना होके नेक्स्ट क्लास में होगा, वो है एजुकेशन। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहां पर साइंस की, एंड द लास्ट पोर्शन विल बी डीलिंग विद, लास्ट पोर्शन हम लोग बात करेंगे रिलीजन की। रिलीजन, ये है पूरे चैप्टर का जस्ट, जहां पर हमें 800 एडी से लेकर 1200 एडी तक ये सब चीजें यहां पर पढ़नी है। ठीक है, आज की क्लास में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे देख लीजिए। पहला तो हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो करेंगे इकोनॉमी की। जब मैं सोसाइटी की बात करूंगा तो सोसाइटी में आई विल डील विद द कंडीशन ऑफ पीपल, आई विल डील विद नेचर ऑफ सोसाइटी, एंड आई विल डील विद कास्ट सिस्टम। कंडीशन ऑफ वुमेन, फूड, ड्रेस एंड अम्यूजमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंडीशन ऑफ वुमेन आई विल डिस्कस नॉट इन दिस क्लास, नेक्स्ट क्लास। फूड, ड्रेस, अम्यूजमेंट, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बट स्टिल मैं जब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तो डेफिनेटली आई विल कवर दिस। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एजुकेशन, साइंस, रिलीजन। तो बेसिकली आज की क्लास में ये 5 टॉपिक्स पे चर्चा होगी, इकोनॉमी, सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर हम लोग यहाँ पर 1 2 3 टॉपिक, 3-4 टॉपिक्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 टॉपिक से बात करेंगे, और फिर उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग ये 5 टॉपिक्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और आगे शुरुआत करते हैं। अब जरा मेरी बात को यहां पर पहले गौर से सुनिए, और एक चीज के लिए पहले हाँ में हाँ मिलाइए कि पॉलिटिकल लाइफ जितनी जल्दी चेंज हो जाती है किसी भी पीरियड में, उतनी जल्दी किसी भी पीरियड की सोशल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ चेंज नहीं होती। ये बात आपने एग्री करेंगे मुझसे कि जो भी कल्चर या जो भी बिलीफ, जो भी आइडियाज लोगों के एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे होते हैं वो आगे तक कैरी ऑन होते रहते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था राइट फ्रॉम दी टाइम जब हमने देखा था कि वैदिक पीरियड था, तो जिस हिसाब से सोसाइटी चल रही थी वो थोड़े टाइम तक चलती रही। ऐसा नहीं हुआ कि पॉलिटिकल सेटअप चेंज हुआ तो सोसाइटी एक बार की चेंज हो गई, ये नहीं देखने को मिला, राइट, है ना। मतलब पॉलिटिकल सेटअप हो सकता है इमीडिएटली चेंज हो जाए, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ चेंज होती है। ऐसा तो है नहीं कि एक राजा है तब तक एग्रीकल्चर चल रहा है, दूसरा राजा आया, उसने एक बार की एग्रीकल्चर रुकवा के उसने कहा कि नहीं अब ये काम करोगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें जो है वो चेंज होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके दिमाग में इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमेशा फिट होना चाहिए, क्योंकि हम इस पीरियड को 800 से लेकर 1000 एडी के लगभग के पीरियड को हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने चालुक्यास की बात करी, हमने पल्लवास की बात करी थी, राइट। हमने उस वक्त आप देखोगे लास्ट वाले में मैंने आपको राष्ट्रकूट की बात करी थी, है ना, और मैंने आपको पूरा ट्रिपाटाइट स्ट्रगल बताया था। फिर मैंने आपको जितना भी नीचे चोलास के बारे में सब बताया था, है ना। अब पॉइंट यहां से यही है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कैसी इकोनॉमी थी, इस पर्टिकुलर पीरियड में किस प्रकार की यहां सोसाइटी थी, है ना, और कैसे कैसे नए नए सेक्शंस सोसाइटी में राइज हो रहे थे, है ना, जहां पर आप देखोगे राजपूत फैमिलीज का बिगिनिंग शुरू होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग यहां पर इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं आपसे इकोनॉमी की बात करूंगा ना, तो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, ये एक बहुत ही बड़ा मैटर ऑफ डिबेट है, ये एक डिबेटेबल मैटर है। मतलब कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि बहुत ही खराब सिचुएशन आ गई थी, इट वाज अ मैटर ऑफ लाइक कि भाई सिचुएशन डिजेनरेट हो गई थी, डेटोरिएट हो गई थी। सो इकोनॉमिक सिचुएशन उस वक्त की कैसी थी, है ना, ये इस वक्त ये एक जो है मैटर ऑफ डिबेट का पॉइंट है। सो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे लिख लीजिए इसको आप, इकोनॉमिक सिचुएशन in this period, इस लाइन को मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये क्रक्स है, ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट में आपको ये बोल रहा हूं क्या, इट इज अ मैटर ऑफ व्हाट, मैटर ऑफ डिबेट, मैटर ऑफ डिबेट। ठीक है, अब कुछ कह रहे हैं कि भैया जो इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन कर गई थी, कुछ कह रहे हैं कि नहीं इकोनॉमी डिक्लाइन नहीं करी थी। तो जरा बात को समझिए, यहां पर मैटर ऑफ डिबेट। अब यहां 2 पार्ट्स निकल के आएंगे, 2 पार्ट्स निकल के आए, जरा देखिएगा, बहुत आपको क्रक्स से बता रहा हूं चीजें, एकदम चैप्टर पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। कुछ बोल रहे हैं लल्लन टॉप इकोनॉमी, कुछ बोल रहे हैं क्या, यहां पर आप लल्लन टॉप की जगह आप लिख लीजिए फ्लरिशिंग इकोनॉमी, या ऐसे लिखिए, पहले लिखिए डिक्लाइनिंग इकोनॉमी। कुछ बोल रहे हैं डिक्लाइनिंग और कुछ बोल रहे हैं फ्लरिशिंग। अब ये डिबेटेबल इशू यहां पर क्यों रहा है वो आपको इनके पॉइंटर से समझ में आ जाएगा क्यों कहा गया है। अब देखिए,
ऐसा बोला गया कि भाई जब ये पर्टिकुलर यहां पर आप इकोनॉमिक सिनेरियो देखोगे तो फॉरेन ट्रेड जो है वो यहां पर खत्म हो गया था, जो लॉन्ग डिस्टेंस डोमेस्टिक ट्रेड कंट्री के अंदर हो रहा था वो खत्म हो गया, जो टाउन्स थे वो खत्म हो गए, है ना। इसके अलावा लोकल वाली चीजें, लोकलिज्म बढ़ गया था, है ना, रीजनलिज्म बढ़ रहा था, ये सब चीजें यहां पर बढ़ रही है। व्हाट इज द प्रूफ सर, कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो गोल्ड आप देख रहे हो, जो गोल्ड कॉइन्स थे या गोल्ड यहां पर जो देखते थे अभी तक, उसका टोटल एब्सेंस देखने को मिला है टिल 10th सेंचुरी तक। तो ये समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में जो ट्रेड है वो डिक्लाइन किया होगा। ठीक है, तो कुछ बोलना है डिक्लाइनिंग चीजें, कैसे कैसे बोल सकते हैं डिक्लाइनिंग चीजें, हाउ कैन वी से, लिखिएगा यहां पर कि भैया जो फॉरेन ट्रेड था, जो फॉरेन ट्रेड है वो डिक्लाइन कर गया। उसके अलावा आप देखेंगे फॉरेन ट्रेड के अलावा कि जो डोमेस्टिक ट्रेड है, डोमेस्टिक ट्रेड, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग डिस्टेंस डोमेस्टिक ट्रेड की बात हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कंट्री के अंदर ही बड़ा दूर दूर तक जो ट्रेड होता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, वो भी डिक्लाइन हो गया। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो जो टाउन्स हैं वो भी यहां पर डिक्लाइन हो गए। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि भाई ये पीरियड है जब रीजनलिज्म बढ़ जाता है, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, यानी कि लोकल लोकल रीजन्स जो है वो ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है ना, यानी टाउन्स तो डिक्लाइन कर रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन आपको देखिएगा स्मॉल टाउन्स ग्रो हो रहे हैं, क्षेत्र बढ़ेंगे ना, क्षेत्रवाद बढ़ेगा, राइट। और लोकलिज्म यानी कि लोकल चीजें जो है वो यहां पर ग्रो अब हो रही हैं। नोट करिएगा लोकलिज्म। तो ये तो कुछ फैक्टर्स हैं, और ये कैसे कह सकते हैं हम लोग, कैसे कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स टिल 10th सेंचुरी, टिल 10th सेंचुरी। समझ में आ गया? तो एक जो कुछ फैक्शन कुछ एक ऐसे सेक्शन ऑफ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइनिंग फेज में थी। क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रेड कम हो गया था, डोमेस्टिक ट्रेड गिर रहा था, टाउन्स जो है वो डिक्लाइन कर गए थे। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे कि रीजनलिज्म बढ़ रहा था, लोकलिज्म बढ़ रहा था। तो ये कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि गोल्ड जो आप देख रहे हो, जो पहले गोल्ड कॉइन्स मिलते थे वो नहीं मिल रहे। बट कुछ लोग बोल रहे थे फ्लरिशिंग चीजें, वो कैसे बोल रहे थे? देखिए उनका यहां पर क्या तर्क था वो जरा समझिए, उनका क्या तर्क था वो आपको यहां पर समझना है। मैं आपको एक ही स्लाइड में यहां पर बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं यहां पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो फॉरेन ट्रेड आप जो बोल रहे हो कि डिक्लाइन हो रहा है, बट अदर साइड पे लोग कह रहे थे कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन, क्यों डिक्लाइन? क्योंकि आपने कहा कि रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर गया था। ठीक है, आपका यहां पर क्या कारण है बोलने का? आप ये कह रहे हो कि भैया रोमन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर गया, रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो गया। ठीक है, इस वजह से आप बोल रहे हो। लेकिन अगर आप देखो कि फॉरेन ट्रेड, मेरे हिसाब से कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे हिसाब से फॉरेन ट्रेड तो कंटिन्यू रहा। क्यों? क्योंकि रोमन एम्पायर भले ही डिक्लाइन किया, लेकिन उसके बदले में बैजेंटीन एम्पायर जो कॉन्स्टेंटिनोपल वाला था, याद करिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था ऑफ सतीश चंद्रा। ठीक है ना, मैंने कहा था ना रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, और जो ईस्ट वाला था दैट वाज बाइजेंटीन एम्पायर। ठीक है ना, जो कॉन्स्टेंटिनोपल वाला एरिया था, तो वो ग्रो कर रहा था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि जो ससानिड एम्पायर है ईरान वाला, वो भी ग्रो कर रहा था, और अरब्स भी ग्रो कर रहे थे। तो बेसिकली यहां पर फॉरेन ट्रेड जो आप बोल रहे हो गिर गया, वो नहीं गिरा था, बिकॉज ये जो पावर अदर राइज हुई थी, दूसरी पावर जो राइज हो गई थी, वो भारत के साथ ट्रेड करने में कीन थी। क्लियर है? तो यहां पर पहला पॉइंट क्या आएगा? फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड क्या रहा? फॉरेन ट्रेड मेंटेन्ड, फॉरेन ट्रेड मेंटेन। कैसे कह सकते हैं हम लोग सर, कैसे कह सकते हैं? 3 पॉइंट्स नोट करिएगा। एक तो हो गया बाइजेंटीन अंपायर, एक हो गया बाइजेंटीन अंपायर का ग्रोथ, इसका ग्रो करना। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा हो गया आपका ससानिड, इसका ग्रो करना, और फिर हो गया आपका अरब्स, इनका ग्रो करना। तो ये तीनों ही लोग जो थे, दे वर कीन टू डू ट्रेड विद इंडिया, ये भारत के साथ यहां पर ट्रेड करने में इंटरेस्टेड थे। ठीक है ना, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन ट्रेड विद इंडिया, इंटरेस्टेड इन ट्रेड विद इंडिया।
तो जो आप कह रहे हो कि ट्रेड रोमन से कम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बदले यहां पर जो दूसरे कंट्रीज थे, दूसरे एम्पायर थे, उनके साथ हमारा ट्रेड जो है वो यहां पर बढ़िया होता रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, कैसे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो फ्लरिशिंग थी। एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है, प्लीज नोट करिएगा। एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपैंड कर रहा था। एग्रीकल्चर जो है वो क्या हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था। अब एग्रीकल्चर जब एक्सपैंड होता है तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी यहां पर ग्रो करती है। तो एग्रीकल्चर जो है इस पीरियड में क्या हुआ था कि, जस्ट अ मिनट, यस, इस पीरियड में क्या हुआ था, ये जो आप 800 से 1200 का पीरियड देख रहे हो, इस पीरियड में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स और बहुत सारे ऐसे किंगडम्स का राइज हुआ था, ठीक है। और जब ये किंगडम्स राइज हुए तो इन्होंने अपनी पावर को जब जताना चाहा कि हम पावरफुल हैं, तो भाई क्या किया इन्होंने, इन लोगों ने देखोगे तो इन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया, जमीनों में एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया। जब एक्सपेंशन हुआ तो भाई साथ में जमीनों को फिर ग्रांट किया, है ना, ब्राह्मणों को ग्रांट किया। और आप देखोगे कई जगह तो आपको ऐसा देखने को मिला है कि बंगाल में, सिंध में, तमिल में, यहां पर तो ब्राह्मण्स को इनवाइट किया गया था कि आप आइए हमारे यहाँ रहिए। तो उस वक्त के राजा अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ब्राह्मण्स को इनवाइट करते थे। तो यहां पर कैसे फ्लरिशिंग इकोनॉमी है, कैसे बोल सकते हैं, एक तो हो गया फॉरेन ट्रेड मेंटेन था, दूसरा एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा था। कैसे एक्सपैंड हो रहा था, ये वो टाइम पीरियड है, जैसे आपने पढ़ चुके हो 800 से लेकर 1200 एडी तक का, जब बहुत सारे स्टेट और बहुत सारे किंगडम्स ग्रो कर रहे हैं, है ना। ये वो टाइम पीरियड है जब बहुत सारे स्टेट्स और बहुत सारे किंगडम्स क्या कर रहे हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, राइट। और जब ये ग्रो कर रहे हैं तो ये अपनी पावर को असर्ट करेंगे, है ना। दे विल असर्ट देयर पावर। और पावर असर्ट कैसे होगी, पावर असर्ट कैसे होगी, दो तरीके हैं पावर असर्शन के। एक तो क्या, एक तो एग्रीकल्चर, जमीनों को जो उनके पास लैंड है उसमें एग्रीकल्चर बढ़ाना, और दूसरा ब्राह्मण्स को इनवाइट करना अपने एरियाज में, ब्राह्मण्स को इनवाइट करना कि आप आइए हमारे यहां रहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, ब्राह्मण जाके रह रहे हैं, बड़ी बात हो जाएगी। तो इस वजह से भी समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी फ्लरिशिंग हुई। तो इकोनॉमी फ्लरिश करने का, एग्रीकल्चर एक्सपैंड करने का क्या बड़ा रीजन था कि जो पावर स्टेट्स राइज हुए, जो किंगडम्स बनी, उन किंगडम्स को अपनी पावर दिखानी थी। तो पावर दिखाने के लिए उन्होंने ब्राह्मण्स को इन्वाइट किया कि आप आइए यहां पर रहिए, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करी, है ना। तो एग्रीकल्चर कैसे बढ़ाया यहां पर, बाय ग्रांटिंग लैंड्स, लैंड को ग्रांट कर दिया ब्राह्मण्स को। तो ऑब्वियसली ब्राह्मण जो है फिर उस लैंड पे कल्टीवेशन करा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर इकोनॉमी फ्लरिश हो रही थी, ये हमको यहां पता चलता है, ठीक है ना। इसके अलावा अब हम और कैसे बोल सकते हैं कि इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी। अब यहां पर जो स्मॉल टाउन्स थे, स्मॉल टाउन्स, ये स्मॉल टाउन्स अब छोटे टाउन है, ठीक है ना। तो इन टाउन के अंदर जो लोकल डिमांड्स थी, तो उनके जो लोकल चीफ्स थे वो यहाँ की डिमांड को फुलफिल कर रहे थे, ठीक है ना। तो जो लोकल ट्रेड या लोकल सेल्फ सफिशिएंसी फुलफिल हो रही थी। तो स्मॉल टाउन्स में क्या हो रहा था कि जो लोकल चीफ्स थे वो लोगों की, मतलब वो सेल्फ सफिशिएंसी करवा कर रहे थे, सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी, है ना। और वो भी लोकल सेल्फ सफिशिएंसी। मतलब पॉइंट ये है कहने का कि जो स्मॉल टाउन्स थे उनकी जो इकोनॉमी थी, छोटे छोटे शहर हैं, अब बताओ ये छोटे शहरों के लिए क्या क्या रहेगा। तो भाई लोकल जो चीफ है वो अपने छोटे शहर को मतलब फुल्ली एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट बनाए हुए थे और उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। तो बेसिकली स्मॉल टाउन्स का ग्रो होना और वो फुलफिल रहना, ये हैंड इन हैंड चलता था, ये हैंड इन हैंड प्रोसेस था, ठीक है। इसको आप एक बार यहां पर अच्छे से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, हैंड इन हैंड। ये एक ऐसा फीचर हो गया जो समझने वाली अच्छी चीज है ये, कि भाई स्मॉल टाउन जब ग्रो कर रहे हैं, है ना, तो वो लोकल ट्रेड के लिए केटर करते थे। भाई छोटे शहर है तो वो जो लोकल ट्रेड हो रहा है, मतलब गांव का एरिया है, मान लो छोटा सा एरिया है, तो लोकल एरिया में जो ट्रेड हो रहा है उसी को वो केटर कर रहे हैं और सेल्फ सफिशिएंट वहां पर वो हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश कर रही थी। क्लियर है। अब इसके बाद यहां पर और इंपैक्ट क्या पड़ा, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी पे और चीजों का इंपैक्ट नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं अदर इंपैक्ट्स, अदर इंपैक्ट्स
ऐसे लिख लीजिए आप, अदर इम्पैक्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड। चलिए देखिए और इंपैक्ट्स क्या थे इस पीरियड में, यानी कि 800 से लेकर 1200 एडी में और क्या इंपैक्ट्स पड़े इकोनॉमी पे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, यहां पर नोट करिएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, गिल्ड्स होते थे। गिल्ड क्या होता है समझो जरा, गिल्ड मतलब एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब देखो क्या हो रहा है कि गिल्ड्स क्या होते थे, जैसे मान लो मैं अगर कोई पर्टिकुलर कोई ट्रेड करता हूं, या मैं कह लो कि मैं फॉर एग्जांपल एक क्लास का लड़का हूं, ठीक है ना, और या चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी जो रिसेंटली नीट का जो स्कैम, एलिज्ड स्कैम है, तो उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट जाके रिपोर्ट करेगा खाली कि भैया ये गलत हुआ है, ऐसे मार्क्स गलत आए हैं, तो कोई ज्यादा सुनेगा नहीं, क्योंकि एक आदमी बोल रहा है। अगर वही पूरी भीड़ जाके बोलेगी तो उसका इंपैक्ट डिफरेंट पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल जाके कोई बात बोल रहे हैं तो उसका इंपैक्ट डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्कूल का लड़का हूं, ठीक है, अब मेरे को कोई इशू हुआ, मैं जाके प्रिंसिपल से बात करूंगा अकेले, तो वो इतना इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर पूरी की पूरी क्लास चली जाएगी कि भैया क्लास टीचर खराब है हटाओ, तो प्रिंसिपल सोचने में मजबूर पड़ जाएगा। तो जब ये लोग ग्रुप में आ जाते हैं, है ना, और जब ये ट्रेडर्स होते हैं, जब ये मर्चेंट्स होते हैं, तो इनको बेसिकली बोलते हैं हम लोग गिल्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर गिल्ड्स क्या हो गए, गिल्ड्स आपके एक तरह का ग्रुप हो गया, ठीक है। जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका ग्रुप हो गया। तो जब नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे कि ट्रेड, जब लॉन्ग डिस्टेंस डोमेस्टिक ट्रेड डिक्लाइन किया, एज पर सम ऑफ द व्यूज, कि जब लॉन्ग डिस्टेंस जो डोमेस्टिक ट्रेड हो रहा है, इंडिया के अंदर जो ट्रेड हो रहा है, जब वो डिक्लाइन किया, तो ये गिल्ड्स भी डिक्लाइन कर जाते हैं, ये श्रेणीज भी यहां पर क्या होती हैं, डिक्लाइन कर जाती है। क्लियर है, ठीक है। तो अब इसको यहां पर लिख लीजिए पहला पॉइंट कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल गिल्ड्स डिक्लाइन, कहानी समझ में आ गई, कैसे कैसे बोलेंगे गिल्ड्स डिक्लाइन। हमने लिखा आपको कि इन नॉर्दर्न इंडिया विद डोमेस्टिक ट्रेड डिक्लाइनिंग, तो हुआ क्या, गिल्ड्स, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गिल्ड्स और श्रेणीज भी क्या करती हैं, श्रेणीज भी डिक्लाइंड, ठीक है। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, एक तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के रूप में आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल देती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाम आता है, एक आता है द्वादशा श्रेणी, ठीक है। अब ये जो श्रेणी है, देखोगे पहले ये गिल्ड थी, बाद में ये एक सब कास्ट बन जाती है वैश्यास की। पहले ये गिल्ड थी, लेकिन ये बाद में एक सब कास्ट बन जाती है। तो गिल्ड जो है वो डिक्लाइन कर जाते हैं, उसकी एक इंपैक्ट जो है इस पीरियड में देखने को मिलता है कि जो पहले गिल्ड बने थे, अब उनका संख्या जो है धीमे धीमे यहां पर कम हो रही है। तो बेसिकली दूसरा इंपैक्ट इसकी वजह से क्या पड़ा, इसकी वजह से सेकंड इंपैक्ट क्या पड़ा, नंबर 2, जैनिज्म डिक्लाइन कर गया, जैनिज्म सेटबैक, जैनिज्म रिसीव्ड अ सेटबैक। क्यों सेटबैक मिला जैनिज्म को, इसलिए मिला सेटबैक बेटा क्योंकि ये जैनिज्म या ये मर्केंटाइल वाले लोग, ये जो ट्रेडर्स होते थे ना, इनको मर्केंटाइल बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो मर्केंटाइल वाले लोग होते थे, ये जैनिज्म को पैटर्नाइज करते थे, जैनिज्म को पैटर्नाइज कर रहे होते थे, ठीक है ना, ठीक है। तो मर्केंटाइल सेक्शन जो है, मर्केंटाइल सेक्शन ऑफ पीपल जो है, वो क्या करते थे, वो पैटर्नाइज करते थे जैनिज्म को, पैटर्नाइज्ड जैनिज्म। और एक बार जब ये मर्केंटाइल ग्रुप जिसमें थे, दैट इज गिल्ड्स, जब वो डिक्लाइन किया, तो ऑटोमेटिकली ये मर्केंटाइल भी डिक्लाइन कर गए, तो जैनिज्म को बड़ा यहां पर सेटबैक देखने को मिला, ठीक है। तो ये सेकंड एक और इंपैक्ट था जो यहां पर पड़ता है। क्लियर है। इसके अलावा अब यहां पर थर्ड और क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिले इस पर्टिकुलर पीरियड में, वो जरा और देख लेते हैं, ट्रेड के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर। नंबर 3, एक तो था कि आपको देखेगा कि धर्मशास्त्र के अंदर ये ऐसा मेंशन कहीं कहीं किया गया, धर्मशास्त्र में जो इस पीरियड में लिखी गई, कि अगर आप ट्रैवल करते हो इंडिया से बाहर, तो ये
पॉल्यूटिंग माना जाएगा। ठीक है, तो ये बोला गया कि बैन लगा दिया, बैन ऑन ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर ट्रेड करना यहां पर, सॉरी भारत के बाहर ट्रैवल करना यहां पर आपको गलत बैन कर दिया। और अगर किया तो क्या होगा, पॉल्यूटिंग माने जाओगे आप, कि आप पॉल्यूटिंग हो। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर ये क्यों करी गई, ये मेनली आप देखोगे कि बैन जो था वो मेजरली ओनली फॉर ब्राह्मण्स ही था। ठीक है, अब ऐसा क्यों, मतलब दिस वाज बेसिकली टू डिस्करेज कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं इंडियंस वो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में ना जाएं, ईस्टर्न कंट्रीज में ना जाएं। ठीक है, उनका जो सामना है या उनकी जो मुलाकात है वो इस्लामिक रिलीजन से ना हो, उनकी जो मुलाकात है वो बुद्धिस्ट रिलीजन से ना हो, क्योंकि जब वो वापस आएंगे तो ये दूसरे रिलीजन की टीचिंग्स को भी लेके आएंगे, इसलिए ये नहीं चाहते थे। ठीक है, तो बैन, देखो यार ये सब डिस्क्लेमर इज ऑन, जब मैं इसे पढ़ा रहा हूं तो ये मेरे व्यूज नहीं है, ये किताब में जो लिखा है सतीश चंद्रा मैं उसमें आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो प्लीज कभी आप इस चीज को लेकर बोलिएगा सर ये क्या बोल रहे हो, क्लियर है। ठीक है, तो बैन जो लगा ब्राह्मण्स पे, तो ये क्यों किया गया, बेसिकली टू व्हाट, क्या बोल रहा है इस वर्ड को, मैं एक बार वर्ड, हाँ, टू डिस्करेज टू मैनी इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस ना जाएं, टू डिस्करेज टू मैनी इंडियंस टू गो टू इस्लामिक कंट्रीज एंड आपको पता है कि भाई बुद्धिस्ट कंट्रीज, इन हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिस्ट कंट्रीज भी थी, एंड बुद्धिस्ट नेशंस इन ईस्ट, मतलब बुद्धिस्ट नेशंस क्या, जो बुद्धिज्म को यहां पर अडॉप्ट किए हुए हैं या पर उनको पैट्रनाइज कर रहे हैं, तो उनसे मुलाकात ना हो, इसलिए यहां पर बैन लगा दिया गया था ट्रैवलिंग पे। लेकिन सवाल ये है कि सर इस ट्रैवलिंग का यहां पर आपके जो आप इकोनॉमी पढ़ा रहे हो उससे क्या लेना देना, ये चीज यहां क्यों आ रही है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या जब ये बैन लगाया गया धर्मशास्त्र के, जो उस वक्त उस पीरियड में धर्मशास्त्र लिखी गई थी, ये जो बैन लगाया गया, क्या उसकी वजह से कोई ट्रेड पे फर्क पड़ा, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा था फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन हो गया एक एस्पेक्ट से, एक तरफ मैं बोल रहा था फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन नहीं हुआ, बाकी कंट्रीज तो थे, तो इसका मतलब क्या ट्रेड आप बिना आदमी कर लोगे, क्या बिना इंडियन मर्चेंट्स उस साइड जाए ट्रेड कर सकते हैं, क्या दूसरे तरफ के लोग बिना यहां पर आए ट्रेड कर सकते हैं, नहीं हो सकता ऐसा। तो बेसिकली हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे इंडियन मर्चेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ट्रैवल करते थे दूसरे कंट्रीज, वो जाया करते थे। ठीक है, वो यहां पर जाया करते थे, तो ये कहना कि भाई नहीं ट्रेड उससे डिक्लाइन हो गया, ट्रेड पे इफेक्ट पड़ा, ट्रेड पे इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ा। ठीक है, तो ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना कंटिन्यू। तो यहां पर मैं इसका इफेक्ट आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, यस प्लीज देखिएगा। तो यहां पर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं कि जो बैन हुआ, बैन ऑन सी या बैन ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड, बैन ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड से कोई भी फर्क नहीं पड़ा ऑन ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इनके साथ यहां पर कोई भी ट्रेड में इफेक्ट यहां पर देखने को नहीं मिला, ये ट्रेड यहां पर होता रहा। ठीक है ना, इनफैक्ट आप देखोगे कि बहुत सारी और भी अदर चीजें यहां पर हुई। इनफैक्ट दो चीजें, एक तो बहुत सारी पेक्यूलर फीचर्स, जैसे कि वहां की लैंग्वेज, जैसे वहां की ड्रेस अदर कंट्रीज की, उसके बारे में मेंशन भी और किया गया। मतलब एक तरफ से डर था ना कि भाई जाएंगे तो भैया पॉल्यूट हो जाओगे, आज लोग पॉल्यूट हो जाएंगे, लोगों को बोला जाता था, ये कहा जाता था कि आप जाओगे, मतलब डिस्करेज करने के लोगों को ये चीज ऐसे लिखी गई थी धर्मशास्त्र में, उस टाइम उस पीरियड में जो धर्मशास्त्र लिखी गई थी। ठीक है, बट आप देखो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ट्रेड साउथ ईस्ट एशियन नेशन से चलता रहा, और रेदर इनफैक्ट आप देखोगे कुछ पेक्यूलर फीचर्स निकल के आते हैं इस ट्रेड से। पेक्यूलर फीचर्स, अब आप बताओ क्या क्या निकल के आएंगे पेक्यूलर फीचर्स। भाई जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे की कंट्री में लोग जाएंगे उनका मिलना जुलना होगा, है ना, यहाँ के लोग दूसरे कंट्री गए, साउथ ईस्ट एशिया गए, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हमारे के लोग हमारे यहाँ आए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको उनके यहाँ की लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा, हमको उनके यहाँ की ड्रेस
एटसेट्रा, इन सब के बारे में पता चलेगा, है ना। और ये हुआ भी है। आप देखोगे कि जो यहाँ पर एक किताब है, किसकी किताब है, यहाँ हरिसेन की, उसमें उस किताब का नाम है बृहद कथा कोश, प्लीज नोट करिएगा, हरिसेन की किताब है, हरिसेनाज बुक, क्या नाम है उसका, लिखिएगा, बृहद कथा कोश। इस पर्टिकुलर बुक में आपको ये सारे पेक्यूलियर फीचर्स के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं कोई भी ट्रेड पे यहां पर इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ा था। दूसरा, बहुत सारे ऐसे इंडियन मर्चेंट्स हैं, है ना, आपने जिनकी कहानी भी सुनी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी फेमस कहानी है सिंदबाद द सेलर की, राइट। तो इसका मतलब हमारे जो इंडियन मर्चेंट्स थे, है ना, इंडियन मर्चेंट स्टोरीज, इंडियन मर्चेंट्स की स्टोरीज बड़ी वायरल हुई उस वक्त, ठीक है। और हैशटैग सिंदबाद द सेलर, सिंदबाद द सेलर, ये ट्रेंड कर रहा था उस वक्त। ठीक है, बस पढ़ाने का तरीका है, समझ लेना कि भैया उस वक्त ये यहाँ क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। तो मोटे मोटे रूप से जो हम 800 से लेकर 1200 एडी तक की जो कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें अभी हम आपको जो इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, उसमें एक चीज क्लियर हो गई कि एक सेक्शन में जो कह रहा था कि भाई इकोनॉमी डिक्लाइन हुई, लेकिन हम इसको बहुत आउटराइटली नहीं कह सकते। क्यों? बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, इकोनॉमी जो है वो बढ़ गई थी। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि भाई चलो ठीक है, माना रोमन अंपायर जो है वो डिक्लाइन कर गया, लेकिन उसकी जगह बाइजेंटीन अंपायर का उदय हुआ। उसकी जगह आप देखोगे कि सैसैनिड अंपायर जो है वो ग्रो कर रहा था, अरब्स भी ग्रो कर रहे थे, और ये तीनों ही लोग जो है वो भारत के साथ यहां पर ट्रेड करने को बहुत ही इंटरेस्टेड थे, नंबर 1। दूसरा, ये वो पीरियड है जब स्टेट्स और किंगडम्स ग्रो कर रहे थे, है ना, इंडिया के अंदर। और ये जो स्टेट और किंगडम ग्रो कर रहे हैं, तो इनको चाहिए थी पावर, इनको दिखानी थी अपनी ताकत। तो इन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर को एक्सपेंशन किया। कैसे? कि ब्राह्मणों को जमीन ग्रांट करी, और जमीन पे फिर क्या हुआ, कल्टीवेशन हुआ, पैसा आया, पोजीशन स्ट्रांग हुई। ब्राह्मणों को इनवाइट किया कि आइए आप इन जगहों पे रहिए, तो इससे क्या हुआ, पोजीशन स्ट्रेंथन, सोशल स्टेटस और स्ट्रेंथन हो गया कि ब्राह्मणों को इनवाइट कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये 2 पॉइंट। फिर स्मॉल टाउन्स, फिर मैंने आपको बताया और भी अदर इंपैक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया गिल्ड्स डिक्लाइन कर गए, मैंने आपको बताया इस वजह से जो जैनिज्म था उसको बड़ा सेटबैक मिला। ठीक है, फिर मैंने बताया कि धर्मशास्त्र में बैन कर दिया गया कि आपको ट्रैवल नहीं करना है बाहर, लेकिन क्या उससे कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। ये हमने देख लिया यहां पर कि भाई बहुत सारे इंपैक्ट तो नहीं पड़ा, उल्टा और पेक्यूलियर फीचर सामने आए। वहां लोगों की, दूसरे कंट्री के लोगों की लैंग्वेज, उनकी ड्रेस, उनके खाने पीने का तरीका, उनके तौर तरीके सब हमको समझ में आए। और ये सब चीजें जो आप देखोगे वो हरिसेन की किताब बृहद कथा कोश में लिखी हुई है, राइट। इसके अलावा मैंने बताया कि बहुत सारी स्टोरीज है हमारे यहाँ पर मर्चेंट की जो ट्रैवल करते थे इन समुद्र के रास्ते, तो उनकी बड़ी स्टोरीज बड़ी वायरल हुई। सिंदबाद द सेलर एग्जांपल यहां पर हो गया। ठीक है, अब दूसरे कंट्रीज में आप देखोगे कि ये जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स हैं वो गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज होते थे, गिल्ड्स में वो यहां पर ऑर्गेनाइज होते थे। फॉर एग्जांपल यहां पर नाम भी आए हैं कुछ गिल्ड्स के, मनीग्रामन एंड नानदेसी। पहले तो आप इन दोनों चीज को लिख लो कि हमारे जो इंडियन मर्चेंट्स थे, इंडियन मर्चेंट्स अब्रॉड, अब ये लोग किसमें थे? ऑर्गेनाइज्ड इन गिल्ड्स, ये गिल्ड्स में ऑर्गेनाइज थे ये लोग। और एग्जाम्पल यहां पर कैसे आए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, प्लीज राइट, फॉर एग्जाम्पल एक तो हो गया नानदेसी, और दूसरा प्लीज नोट कर लीजिएगा मनीग्रामन या मनीग्रामन। ठीक है ना। अब ये जो गिल्ड्स हुआ करते थे, इनके क्या क्या फंक्शंस होते थे? देखो, ये जो गिल्ड्स होते थे ना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि भाई ये गिल्ड्स के यहां पर काम क्या होते थे, जो ऑर्गेनाइज हुए हैं गिल्ड्स में, इनके काम क्या होते थे। चलिए देखिए ये जो गिल्ड्स हैं, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये लोग इंगेज होते थे, गिल्ड्स इंगेज्ड इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, इनमें ये यहां पर इंगेज होते थे। ठीक है, ये ट्रेड में। दूसरी बात, ये गिल्ड्स होते थे जो टेंपल्स को यहां पर क्या करते थे, टेंपल्स के लिए काफी ज्यादा यहां पर ग्रांट करते थे। ठीक है ना, और फिर यही टेंपल्स थे, ग्रांट्स टू टेंपल,
ग्रांट्स टू टेम्पल, टेम्पल्स को ये ग्रांट करते थे। और फिर यही टेम्पल जो थे दोस्तों, जो बाद में ये टेम्पल्स एक सोशल और कल्चरल लाइफ का जगह बन गया था। मतलब यहाँ पर लोग बैठने लगे, यहाँ पर सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ यहाँ डिस्कस होने लगी। ठीक है, उसका एक बड़ा फेस निकल के आया कि कैसी सोसाइटी थी, कैसी कैसी कल्चर थे। अगर आप टेम्पल चले जाएंगे तो आपको पता चल जाता था। ठीक है ना, तो प्लीज नोट करिएगा, बिकेम सेंटर ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ। ठीक है ना, ग्रांट्स टू टेम्पल, और इससे क्या हुआ, टेम्पल्स बिकेम सेंटर ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा दोनों। ठीक है, और इसके बाद तीसरा आप देखोगे कि बहुत सारे हमारे ऐसे मर्चेंट्स, अब हमारे बहुत सारे ऐसे इंडियन मर्चेंट्स जो इस पर्टिकुलर गिल्ड्स में थे, गिल्ड का पार्ट होते थे, जब वो जाते थे दूसरे कंट्रीज पे तो वहां जाके वो सेटल भी हो गए, वहीं उन्होंने शादी कर ली, है ना, वहीं उन्होंने अपनी बर्बादी कर ली, शादी कर ली। ठीक है, तो ये इंडियन मर्चेंट्स जो हैं जब वो गए तो वो सेटल डाउन हो गए इन कंट्रीज में। ठीक है ना, इंडियन मर्चेंट्स जब वो गए सेटल डाउन इन दीज कंट्रीज, सेटल डाउन हो गए। फिर उसके बाद आप देखोगे कि प्लस फिर मन लग गया तो गॉट मैरिड, शादी कर ली, पता नहीं भैया सही लग गया होगा मामला। और इसके बाद प्रीस्ट भी फॉलो करे इन्हें, मतलब आफ्टर द मर्चेंट्स प्रीस्ट ऑल्सो वेंट, प्रीस्ट फॉलोड आफ्टर मर्चेंट्स, मर्चेंट्स के बाद प्रीस्ट भी पहुंचे। इससे क्या हुआ कि प्रीस्ट तो हिंदुइज्म प्लस जैनिज्म, ये मर्चेंट्स जो थे आप देखोगे कि ये जैनिज्म को क्या कर रहे थे, कि ये क्या करते थे, जैनिज्म बुद्धिज्म इन सबको प्रोपोगेट करते थे, है ना, पैटर्नाइज करते थे। तो हिंदुइज्म प्लस बुद्धिज्म ये दोनों स्प्रेड हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे बुद्धिज्म के लिए एग्जाम्पल के रूप में एक टेम्पल है बोराबुदूर टेम्पल, वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, कहां पर, इन जावा, प्लीज नोट करिएगा, बोराबुदूर टेम्पल इन जावा। अभी टेम्पल बुद्धिस्ट टेम्पल है। ठीक है, ऐसे ही आपको हिंदुइज्म की बात करेंगे तो आपको मिलेगा एंकोर वॉट, सुना होगा आपने इसके बारे में, एंकोर वॉट टेम्पल इन कैम्बोडिया। ये पहले हिंदू टेम्पल था, बाद में ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल के रूप में निकल के आता है ना। सूर्यवर्मन II ने इस टेम्पल को बनवाया था, एंकोर वॉट टेम्पल को। क्लियर है, तो यहां समझ में आया कि गिल्ड्स जो थे इनका क्या काम होता था। अभी दूसरे कंट्री में जहां इंडियन मर्चेंट्स हमारे गए, अब सोचो कि हमारे इंडियन मर्चेंट दूसरे कंट्री पहुंचे, अब जाहिर सी बात है वहां पर कोई गुजारिश करनी है, कोई बातें रखनी है, तो अगर एक गिल्ड में होकर करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में होकर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाले पे, सामने वाली पार्टी पे थोड़ा ज्यादा दबाव बनेगा। तो ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करते थे गिल्ड्स के अंदर। अब ये गिल्ड ही थे जो रिटेल और होलसेल मार्केट में यहाँ पर डील करते थे, ये गिल्ड ही थे जो टेम्पल को काफी ज्यादा डोनेशन देते थे, ग्रांट करते थे। और टेम्पल एक बड़ा ही यहाँ पर एक ऐसा एस्पेक्ट निकल के आया जो लोगों की जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। और फिर उसके बाद हमारे ये जो इंडियन मर्चेंट्स जब उस दूसरे कंट्री गए, वहीं पर ये सेटल हो गए, वहीं शादी ब्याह कर लिया, फिर उसके बाद प्रीस्ट भी पीछे पीछे आ गए। और इस तरह से आप देखोगे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म ये सब साउथ ईस्ट नेशन तक फैलना शुरू हुआ। आप देखोगे कई सारे, आप इंडोनेशिया जाइए, यू गो टू इंडोनेशिया, मैं गया था इंडोनेशिया बाली, तो मैंने देखा घर घर में टेम्पल है, और टेम्पल वहां पर उनकी रामायण, वहां पर स्टोन पे कार्विंग्स ऐसी हैं, आप देखोगे टेम्पलों पे और दीवारों पे कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज बताई जा रही हैं, या उनके हिसाब से चीजें बताई जा रही हैं। तो दिस इज हाउ डीपली वहां पर रिलीजन जो है पहुंचा, हिंदुइज्म पहुंचा, बुद्धिज्म पहुंचा, इस तरह से यहां पर चीजें पहुंची, है ना। और इनफैक्ट आप देखोगे कि वहां की तो बहुत सारी पॉपुलेशन सेमी हिंदुआइज्ड हो गई, यानी कि मतलब हिंदुइज्म में वो भी यहां पर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद सेलिंग टू साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, कैसे ये लोग सेल करते थे साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वो जरा समझते हैं। देखिए प्लीज इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, सेलिंग टू साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब जरा देखिए ये लोग इंडिया के कौन कौन से पोर्ट्स का यूज कर रहे थे,
क्योंकि पोर्ट्स की मदद से ही आप जा पाओगे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे तो बंगाल का एक आता है ताम्रलिप्टी, भाई हमको जाना है कहां पर, हमको जाना है इधर से उस साइड, राइट। तो ताम्रलिप्टी, ठीक है, ताम्रलिप्टी, ताम्रलिप्टी, तामलुक, ताम्रलिप्टी, इसको तामलुक भी कहते हैं, ठीक है। ये कहां पर, इन बंगाल। और इससे अपन कहां पहुंचे भाई, इससे अपन गए कहां पर, अब ये जगहों के नाम नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी बताती है। एक तो हो गया केदा विच इज इन मलाया, केदा, ये आपको मिलेगा कहां पर, मलाया, मलाया पेनिनसुला, ठीक है। ऐसे ही आप एक गए, बहुत ही फेमस है ये तो, स्वर्णद्वीप, सुवर्णद्वीप, सुवर्णद्वीप, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन आइलैंड, है ना, क्या बोलते हैं, गोल्डन आइलैंड, दैट इज इंडोनेशिया, दैट इज इंडोनेशिया। तो हम इस प्रकार से यहां पर जो है इन पोर्ट्स का यूज करके हम ट्रैवल करके यहां पर जा रहे थे आगे, ठीक है, यहां पर पहुंचते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया में एक जगह और है, जम्बू द्वीप, ये भी आपने सुना होगा, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, कर्नाटका, कर्नाटका, है ना। इनफैक्ट आप देखोगे गुजरात के पोर्ट से भी ट्रेड होता था, मतलब लोग मूव करते थे। तो इनसे भी हम क्या किए, हम यहां पर गए टुवर्ड्स दी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो मैं आपको खाली साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इससे समझ में ये आ रहा है कि भाई कहां कहां से इंडिया में आप देख रहे हो ट्रेड हो रहा है, ताम्रलिप्टी, है ना, जम्बू द्वीप, गुजरात, ठीक है ना, इन सब जगह से हो रहा है, कर्नाटक, गौड़, बंगाल, इन सब जगह से यहां पर हो रहा था। क्लियर है, इसको मेंशन कर लीजिए। अब एक बात मैं आपको वहां समझा देता हूं और कि कैसे यहां पर ये फायदा होता था। देखिए होता क्या था, जरा देखिएगा कि आपका मान लीजिए ये हो गया इंडिया, ठीक है, यहां पर आ गए आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। अब जरा बात समझना, देखिएगा, ठीक है, इधर आपको मिल रहा है क्या, यहां आपको मिल रहा है चाइना, और ऊपर ही कर लो चाइना, ठीक है। इधर लिख लो आप, इधर लिख लो अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है, और लिख लो वेस्ट एशिया, और लिख लो वेस्ट एशिया। अब जरा देखो कैसे यहां पर चीजें चल रही थी, देखो। अब एक बात समझना, जब ट्रेड होता था तो चाइना की कोई भी शिप इसके आगे नहीं जाती थी, ठीक है, और इधर की आई हुए सामान इसके आगे साउथ ईस्ट एशिया के आगे नहीं जाता था। इसका मतलब इंडिया और ये हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हो गए थे स्टेजिंग के लिए। कोई सामान यहां से आएगा तो यहां आता था और फिर यहां से यहां पहुंच जाता था, ठीक है ना। तो पहले तो ये नोट कर लो कि ये हम लोग जो है, इसको सब बाद में नोट करिएगा, पहले देखिएगा कि भाई साउथ ईस्ट एशियन नेशन से एक तो क्या हुआ, एक तो आपको देखने को मिला कि भाई चाइना क्या पहुंचा, स्पाइसेस पहुंचे, क्या पहुंचे, स्पाइसेस पहुंच गए, एक तो हमको समझ में आया, ठीक है। वेस्ट एशिया से सामान जो है वो यहां पर आया, ठीक है, और फिर यही सामान जो है चाइना पहुंचा। वेस्ट एशिया से हम यहां पर क्या ले रहे हैं, वेस्ट एशिया से ग्लासवेयर, प्लीज नोट करिएगा, ग्लासवेयर। इस प्रकार से यहां पर चीजें चल रही हैं, ग्लासवेयर, ठीक है। अब जरा देखिए और क्या हो रहा है, अफ्रीका से चीजें यहां पर आई और फिर उसके बाद यहां से यहां पहुंच गई। क्या चीज अफ्रीका से ले रहे हैं, आइवरी, क्या ले रहे हैं, आइवरी। तो इस वजह से हमको समझ में ये आ रहा है सर कि इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ स्टेजिंग, मतलब कोई चीज यहां पर रोकने के इंपॉर्टेंट स्टेजिंग सेंटर्स ये बन गए थे फॉर ट्रेड, फॉर ट्रेड, और वो भी किसके बीच में, बिटवीन इंडिया, सॉरी बिटवीन चाइना, या उधर चल लिखिएगा बिटवीन, बिटवीन चाइना एंड वेस्ट एशिया। इस साइड लिख लीजिए वेस्ट एशिया और इधर लिख लीजिए चाइना। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यहां पर अच्छे से आप लोग पहले
नोट कर लीजिए। अच्छा, एक बात और है कि इन सब चीजों में मॉनसून विंड्स का बड़ा इस्तेमाल किया जाता था। मॉनसून विंड्स का इस्तेमाल होता था, प्री मॉनसून विंड्स खास तौर से, कि भाई जब मॉनसून, लिख लीजिए यहां पर कि प्री मॉनसून विंड्स, क्योंकि मॉनसून आ जाएगा तो एकदम से बहुत खतरनाक विंड्स आ जाएंगी, तो प्री मॉनसून विंड्स का यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। जब विंड्स जा रही हैं मॉनसून की आगे, उससे पहले ही ये हवा जब जाती थी तो ये लोग ट्रेड करके जाते थे, और जब मॉनसून लौटता था तो ये ऐसे लौट आते थे। तो ये यहां पर प्री मॉनसून विंड्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर रहता था। ठीक है, अब इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देखोगे कि मॉन्क्स का भी यहां पर काफी मूवमेंट हुआ। ठीक है, मॉन्क्स ऑल्सो ऑल्सो मतलब ये तो मैंने बताया आपको गुड्स की बारे में, है ना, कि गुड्स जा रहा है, लेकिन आप देखोगे कि इंडियन मॉन्क्स ट्रैवलिंग चाइना, इंडियन मॉन्क्स ट्रैवलिंग चाइना, इंडिया के मॉन्क्स ही जो है वो यहां पर चाइना ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत सारे हम देखोगे कि आप देखोगे रूलर्स हमारे हैं, मैनी इंडियन रूलर्स क्या कर रहे हैं, सेंडिंग एम्बेसीज टू चाइना, चाइना को अपनी वो एम्बेसी भेज रहे हैं। ठीक है, ये भी हुआ, हमने देखा था राजेंद्र वन के टाइम पे, जब हम चोल पीरियड को डिस्कस कर रहे थे तो हमने वहां पर भी देखा था। ठीक है, तो इसका मतलब हम आज ये भी कई बार ये रेफरेंस आता है कि भाई जब ये भी ट्रैवलिंग हो रही है, इंडियन मॉन्क्स जो है वो यहाँ पर चाइना जा रहे हैं। चाइना मतलब चाइनीज कोर्ट्स में। ठीक है, तो जब ऐसा होता था तो ये बताते थे कि भाई इंडिया की शिप से ही पूरा ये रास्ता भरा रहता था, पूरा रास्ता जो ट्रैवल करने का है वो पूरा इंडियन शिप से भरा रहता है ये, और चाइनीज वाले हमारे यहाँ आते थे। तो ये शो कर रहा है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम ट्रेडिशन चलता था शिप बिल्डिंग का, वेरी स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम ट्रेडिशन, मतलब समुद्र से चीजें काफी ज्यादा यहां पर होने लगी थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ये कह सकते हैं, इंक्लूडिंग शिप बिल्डिंग पे खास तौर से बहुत ध्यान देने लगे थे। अब शिप बिल्डिंग ये भी एक इकोनॉमी का पार्ट हो गया, इसलिए बता रहे हैं, शिप बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंट यहां पर पार्ट हो गया था। क्लियर है? तो ये एक चीज ऐसी है जो आपकी पूरी इकोनॉमी के अंदर आती है। देखिए दोस्तों, अभी हम सिर्फ यहाँ पर 45 मिनट्स या फिर अप्रोक्सीमेटली आपको अभी 47-48 मिनट्स हो रहे हैं, हम सिर्फ इकोनॉमी ही डिस्कस कर पाए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, बड़ा चैप्टर है, बट सिंस चूंकि आप लोग ये कह रहे हो कि सर काफ़ी बड़े हो रहे हैं लेक्चर्स, और आप लोगों ने ये भी बोला कि सर नोट्स बल्कि बन रहे हैं, इसलिए मैं इन चैप्टर्स को पार्ट्स में कर देता हूं सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, तो अभी आज मैं यहीं पर रोक देता हूं, क्योंकि अभी मैं सोसाइटी पढ़ाने जाऊंगा तो सोसाइटी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, लंबी चौड़ी हो जाएगी। सोसाइटी में भी हम लोग कंडीशन ऑफ पीपल, नेचर ऑफ सोसाइटी और कास्ट सिस्टम समझेंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सोसाइटी पूरी, हम एक साथ डिस्कस करने की यहाँ ट्राई करेंगे कि हम कम से कम टाइम में कर लें। और अगर मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ें भी जल्दी जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी फैक्चुअल चीज़ है, तो मैं इनको भी डिस्कस कर लूंगा, वरना मुझे लगता है दैट वी विल डिस्कस इट इन पार्ट्स, वो ज़्यादा यहाँ पर बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर हम लोग अभी इसको यहाँ रोक देते हैं, ताकि आप लोगों के लिए ये काफ़ी बल्कि ना हो, आप लोग नोट्स बना सको। कम टाइम रहता है आप लोगों के पास, ये मुझे पता है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।